हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और आज के इस सत्र में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि जो आप डायग्राम देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इस डायग्राम को देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप। जी हाँ, एक करंट लूप की वजह से उस लूप के एक्सिस पर, अक्ष पर, किसी बिंदु पर हम मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा हम उसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लेने वाले हैं पूरी जानकारी करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। फ्रेंड्स, कहना चाहूंगी कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेना चाहती हूँ, जिससे आगे टॉपिक समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि आप डायग्राम पे देख रहे हैं, लूप वर्ड ही आप सुनकर के समझ गए होंगे कि जो हम रिंग की बात करते हैं, चूड़ी का जो शेप होता है, कुछ ना कुछ इसी टाइप का हमारा लूप की हम बात कर रहे हैं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, स्क्रीन पर देखिए, और ये देखिए मेरे हाथ में मैंने एक चूड़ी भी ले रखी है। अब उस इमेज से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे इसको जरा कंपेयर करिएगा। देखिए बिल्कुल यही एकदम जो आप सर्कल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, इसी को हम यहाँ पे लूप कहेंगे, ठीक है ना। और अगर हम लूप के एक्सेस की लूप के हम पहले सेंटर की बात करें, केंद्र की बात करें, तो ये जो सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर होता है, जहां पे मेरी फिंगर आप देख पा रहे हैं, ये सर्कल और सर्कल का सेंटर। तो जो सर्कल का केंद्र होगा, सेंटर होगा, वही इस लूप का सेंटर यानी कि उसका केंद्र होगा, ठीक है ना। अब अगर इस लूप के एक्सिस की बात करें, अक्ष की बात करेंगे, तो फ्रेंड्स ये लूप हो गया। लूप का सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, जो सर्कल का जो सेंटर है, केंद्र है। अब इस सर्कल से, इस वृत्त से परपेंडिकुलर यानी लंबवत, इसके सेंटर से, केंद्र से पास होता हुआ ये जो लाइन आप देख रहे हैं, पेन के फॉर्म में मैं दिखा रही हूं आपको यहाँ पर, इसी को कहेंगे इस लूप की एक्सिस, है ना। इसको आप डायग्राम के साथ इमेजिन करिए। देखिए यहाँ पे ये हमने पेन लगाया जो कि इस सर्कल से, इस लूप से परपेंडिकुलर इसके सेंटर से पास हो रहा है। अब इसको हम घुमा देते हैं साइड में, तो देखिए बिल्कुल जो आप देख पा रहे हैं डायग्राम में वही बन गया, है ना। आप देखिए ये लूप बन गया, लूप के सेंटर से और लूप से परपेंडिकुलर लाइन जो है वो हो जाती है एक्सिस, है ना। ये है, ये आपका लूप, इसके सेंटर से जो पेन जा रहा है ये इसकी एक्सिस दिखा रहा है। इसको घुमा दीजिए तो बिल्कुल वही शेप जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप इस 3D डायग्राम को अच्छे से समझ पा रहे हैं। आप समझ गए लूप क्या होगा, लूप की एक्सिस क्या होगी, लूप का सेंटर क्या होगा, ठीक है। अब बस इसी डायग्राम को ध्यान में रखते हुए हम आगे का जो पार्ट है उसको पूरा करेंगे और प्राप्त करेंगे पूरी जानकारी किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट लूप, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं बिना डिले किए हुए। कहना चाहूंगी कि अगर हेल्पफुल है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास ये एक करंट लूप है ना, चूड़ी के शेप में, बिल्कुल लूप की हमने बात की है, जिसमें ये एरो करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है। और अब आप इमेजिन कर पा रहे होंगे इस 3D डायग्राम को, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम एक चूड़ी का जो शेप है ना, हमने इस तरीके से एक चूड़ी लिया था, ये उसका सेंटर था, और इसको जब हमने साइड से इसको टर्न कराया था, यानी कि आपका जो पेज है, कॉपी है आपकी, उसका जो पेज है उससे परपेंडिकुलर आपने उससे लंबवत इसको किया, तो यही चीज़ आप साइड से देखते हैं, ऐसा आ गया, ये सेंटर आ गया और ये उसकी अक्ष हो गई, है ना। ये हम लोगों ने डायग्राम अभी चूड़ी को एग्जाम्पल लेकर के सीखा कि कैसे हम इसे इमेजिन कर पाएँ एक करंट लूप को, ठीक है। तो अब इस करंट लूप की वजह से हमें देखना है कि इस एक्सिस पर किसी गिवन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ठीक है।
और जो करंट लूप की ये बात की है, इसमें देखिए ये करंट की डायरेक्शन है, जो एरो है ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो अब आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि आप जिस कॉपी पर इसको ड्रॉ कर रहे हैं उस कॉपी के पेज पर, है ना, ये आपकी आ गई एक्सिस, अक्ष हो गई। इसको अगर आप एक्स एक्सिस कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हम कह दें वाई एक्सिस, तो ये थर्ड एक्सिस होता है जेड एक्सिस। यानी जो लूप या जो चूड़ी हमने लिया उसको हमने वाई और जेड एक्सिस पर आपकी जो कॉपी है उसके पेज से परपेंडिकुलर सेट किया। तो जो ये एक्सिस आ रही है, अक्ष आ रही है करंट लूप का, वो आपके कॉपी के प्लेन पर, आपके जो नोटबुक है, जो पेपर है, पेज है, उसके सतह पर आएगा अक्ष की दिशा, यानी एक्सिस की डायरेक्शन। ठीक है, ये तो हम लोगों ने डायग्राम के बारे में बात की है। अब हमें इसी लूप की वजह से चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहाँ पर निकालना है? इसके एक्सिस पर, अक्ष पर, एक दिए गए पॉइंट पर, गिवन पॉइंट है, दिया गया बिंदु है इसके एक्सिस पर, उस पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? जी हाँ, करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा है और वो आप बायो सेवर्ट लॉ यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम बायो सेवर्ट लॉ ही लगाएंगे और फिर उस पर इंटीग्रेशन लगाएंगे, समाकलन लगाएंगे, तो हमें कंप्लीट रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ हमें ये बेसिक स्टेप्स याद रखना है कि हमें बायो सेवर्ट लॉ लगाना है और फिर उस पर हमें इंटीग्रेशन यानी समाकलन लगाना है। तो फ्रेंड्स, बायो सेवर्ट लॉ अगर आपको याद हो तो बायो सेवर्ट लॉ में तो हम एक छोटे करंट एलिमेंट को लेकर के स्टार्ट करते हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं ये पूरे करंट लूप की बात कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इस पूरे करंट लूप में इसका एक स्मॉल पोर्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसे हम नाम दे लें कि हम उसे DL, यानी पूरी इसकी लेंथ ये ना लेकर के हम वेरी स्मॉल पार्ट इसका सेलेक्ट करें और उस स्मॉल करंट एलिमेंट को, जो छोटा करंट एलिमेंट है, उसको हम DL कह दें। तो फ्रेंड, जैसे ही आप DL कहेंगे तो आप बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं? इस DL करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लिखें तो हम कहेंगे उसे DB। ठीक है, और DB कितना आता है अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ? वो आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब इसमें R क्या है, थीटा क्या है, ये सब पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ मैं उसका लिंक भी दे दूंगी। और फ्रेंड्स, मैं कहना चाहती हूँ कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बायो सेवर्ट लॉ आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हम बायो सेवर्ट लॉ यूज़ करेंगे यहाँ पर। एक और बात आपको बता दूं कि जब बायो सेवर्ट लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसी को कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, DB का वेक्टर टर्म, है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I DL, ये करंट एलिमेंट हो गया, क्रॉस यूनिट वेक्टर R अपॉन R स्क्वायर, है ना। दोनों में से कोई भी एक ले लें और दोनों सही है। ठीक है, तो ये बायो सेवर्ट लॉ हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। किसको निकालने के लिए? हमें निकालना है, यहाँ पर हमने एक स्मॉल पार्ट करंट एलिमेंट DL सेलेक्ट करना है। इस DL करंट एलिमेंट, जहाँ पे करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हैं इधर, यानी आप जिस पेज पर इसको ड्रॉ कर रहे हो उससे परपेंडिकुलर, लंबवत आपकी तरफ पॉइंट करता हुआ करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब इस DL की वजह से P पॉइंट पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? बायो सेवर्ट लॉ को यूज़ किया, जिसका मैंने आपको दोनों टर्म बताया। एक में हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया और दूसरे में हमने वेक्टर लिया है। तो अगर मैग्नीट्यूड वाला टर्म जो अभी आपने मेरे साथ कॉपी में लिखा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, उसमें ध्यान से देखिए कि बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग थीटा क्या होगा? ये जो करंट एलिमेंट है और ये जो R, इसको हम कह देते हैं यहाँ, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यानी कि इस पॉइंट से DL से
P तक की जो डिस्टेंस आ रही है उसको हम R कह दें, और फ्रेंड्स ये O पॉइंट से P तक की डिस्टेंस को हम यहाँ पर X कह दें। साथ ही आप देख पा रहे हैं ये जो सर्कुलर लूप है करंट का, इसका रेडियस यानी त्रिज्या है स्मॉल a, ठीक है, ये स्मॉल a इसकी त्रिज्या है, इसका रेडियस है, ठीक है। अब अगर हम बायो-सेवर्ट लॉ देखें कि dl करंट एलिमेंट की वजह से इससे r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो फ्रेंड्स आपने अभी देखा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा क्या है, ये जो dl करंट एलिमेंट और r के बीच का एंगल है। तो फ्रेंड्स अभी जो चूड़ी का एग्जाम्पल दिया उसी एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखिए, तो देखिए आप कि ये dl और r के बीच एंगल जो बन रहा है वो तो 90 डिग्री ही बनेगा, ऑलवेज 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा है ना। आप इमेजिन करके इसको देख लीजिए कि कैसे ये 90 आ रहा है। चूड़ी को अपने सामने आप रखिए, देखिए कैमरे पर आ जाते हैं जरा सा, और फिर से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी इसके बारे में कि अगर ये आप ले रहे हैं, आपके सामने ये चूड़ी का एग्जाम्पल दिया, ये करंट की डायरेक्शन है ना, देखिए मेरी तरफ ये करंट आ रही है और ये पेन से हमने ये आर बनाया, तो अब आर को आप कहीं पे भी रखिए, ये डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज 90 डिग्री ही आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस एंगल को आप 90 डिग्री ले लीजिए, और जैसे ही आप थीटा को 90 डिग्री रखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से ही आप मैग्नेटिक फील्ड को आप लिखिए, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि साइन 90 डिग्री हो जाएगा 1, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी dB जो आपने, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा जिसकी वैल्यू हो गई 1 क्योंकि थीटा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर इसके डायरेक्शन की बात की जाए, आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो फ्रेंड्स अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, हम इससे भी डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। इसका ये जो वेक्टर वाला टर्म आ रहा है, यानी कि dB की डायरेक्शन वही होगी जो dl क्रॉस यूनिट वेक्टर r की डायरेक्शन है, यानी जो हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में यानी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इसकी डायरेक्शन निकालना जो सीखा है वेक्टर प्रोडक्ट वाले वीडियो में, वहाँ से हम यहाँ पे dB वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम राइट हैंड पाम रूल भी लगा सकते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम। फ्रेंड्स आपको सिंपल इतना करना है कि अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड की हथेली, दाहिने हाथ का आपको हथेली लेनी है, ठीक है, और राइट हैंड की हथेली में अंगूठे को आपको इस करंट की डायरेक्शन में रखना है, आपका अंगूठा इस करंट की डायरेक्शन में आएगा, और हथेली को खोलते हुए सभी उंगलियों को इस डायरेक्शन में आपको रखना है, यानी P पॉइंट की तरफ लेकर जाना है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पर, ठीक है। और ऐसे जब आप हथेली को रखेंगे तो हथेली से जो धक्का देने की डायरेक्शन होगी, पुश करने की डायरेक्शन, वही हो जाएगी dB की डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसे आप यहाँ आसानी से अप्लाई कर पा रहे हैं। ये आप अपने राइट हैंड यानी दाहिने हाथ की हथेली का अंगूठा इस दिशा में रखा, हथेली को खोलते हुए सभी उंगलियों को हमने इस डायरेक्शन में P की तरफ, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पर पॉइंट कर दिया, तो जो हथेली से धक्का देने की दिशा है वो dB की डायरेक्शन आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप dB निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स हमें अगला स्टेप क्या करना है, ये जो dB आया है, इस dB के हम दो कंपोनेंट करेंगे, दो घटक करेंगे, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ हमें लेना है, दूसरा उससे परपेंडिकुलर यानी कि ये वाई एक्सिस की तरफ लेना है। देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और इनसे परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस, ये तीन एक्सिस आप जानते हैं, ठीक है।
तो dB की दो डायरेक्शन हो गई, एक अलोंग x एक्सिस, एक अलोंग y एक्सिस। यहाँ आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि इस एंगल को हमने फाई से रिप्रेजेंट किया है, ये फाई है, ठीक है। अब अगर ये एंगल फाई है तो इस वाले लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, हथेली से धक्का देने की दिशा, और इस x एक्सिस पर ये y परपेंडिकुलर है ना। तो अगर ये r और x के बीच एंगल फाई बन रहा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी होगा फाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ निकाल पाएंगे कि ये वाली डायरेक्शन जो ये y एक्सिस और dB के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा फाई, ठीक है। तो अगर ये एंगल फाई है तो dB के दो कंपोनेंट कितने आएंगे, ये y एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है, क्योंकि फाई ये एंगल है तो ये बनेगा dB cos फाई, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो बन जाएगा dB sin फाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने dB के कंपोनेंट किए क्यों हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था कि करंट लूप हमने लिया, ठीक है। इस लूप पर हमने एक वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट dl लिया, dl की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला dB, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस dl से जो करंट एलिमेंट dl है इससे जस्ट अपोजिट जा कर के यहाँ पर हम एक और करंट एलिमेंट, मान लीजिए हम dl डैश यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, तो dl से अपोजिट जा करके जो हमने dl डैश सेलेक्ट किया, जैसे dl की वजह से ये dB निकला मैग्नेटिक फील्ड, इसी तरह dl डैश की वजह से ये dB डैश निकलेगा, ठीक है। जैसे हमने dB का निकाला कंपोनेंट दोनों, वैसे ही हम dB डैश का कंपोनेंट निकालेंगे। यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत कहाँ पे है कि जो dB का मैग्नीट्यूड आएगा, परिमाण आएगा, वो dB डैश के बिल्कुल बराबर आ रहा है। फॉर्मूला जो भी आपने यूज किया, इसी फॉर्मूले को आप यूज करिए यहाँ पर, ठीक है। इसी फॉर्मूले को लगाइए, दोनों में देखिए म्यू नॉट सेम, 4 पाई सेम है, I सेम है, dl और dl डैश है ना, ये इक्वल लेंथ का हम ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, r भी सेम है और थीटा भी सेम आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया। सिर्फ फर्क कहाँ आया, फर्क आया यानी अंतर कहाँ आया, डायरेक्शन का, ठीक है। आप देख पा रहे हैं dB इस डायरेक्शन में आया तो आपका dB डैश जो है वो इस डायरेक्शन में आया, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, तो dB का जो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट, इसी तरह dB डैश का एक कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, है ना। अब यहाँ dB और dB डैश में आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अलग से नोट्स नहीं देने वाली हूँ, इसलिए यहाँ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बस इसी को आपको समझना है और जैसे डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही इसको लिखते जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग जहाँ से हमने किया कि एक करंट लूप है, ठीक है, जिसका रेडियस है a, और आप r की वैल्यू बता दीजिए कि dl से p तक की डिस्टेंस है r, इसी तरह o से p तक की डिस्टेंस है x, ठीक है। और फिर हमने dl करंट एलिमेंट लिया जिस पे बायो-सेवर्ट का नियम लगाया, बायो-सेवर्ट का नियम लगा करके हमने क्या किया, dB निकाल लिया, dB के दो कंपोनेंट किए, dB cos फाई और dB sin फाई। फिर dl से जस्ट अपोजिट इसी करंट लूप में हम दूसरा एलिमेंट dl डैश सेलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड dB डैश आया। इसके दो कंपोनेंट हो गए dB डैश cos फाई एंड dB डैश sin फाई। और डायग्राम में देखकर ही आप समझ रहे हैं और जो कैलकुलेशन हमने किया गणना से भी आपने देखा कि dB cos फाई और dB डैश cos फाई ये मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में दोनों बराबर हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत दिशा में हैं। यानी dB cos फाई और dB डैश cos फाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे, लेकिन dB sin फाई और dB डैश sin फाई ये जुड़ करके हमें कंबाइंड इफेक्ट देंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड देंगे। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने dl और dl डैश जस्ट एक दूसरे से अपोजिट लेकर के अभी डिस्कस किया है, अभी एक दूसरे के साथ हमने चर्चा की है,
पूरे करंट लूप को भी हम इसी तरह एक दूसरे से अपोजिट करंट एलिमेंट से बना हुआ मान सकते हैं। और जब इस तरीके से हम मानेंगे कि पूरा हमारा जो करंट लूप है इसमें एक करंट एलिमेंट है उससे जस्ट अपोजिट दूसरा करंट एलिमेंट होगा, जिनके जो परपेंडिकुलर यानी वाई डायरेक्शन वाले जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, है ना, इन करंट लूप की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र P पॉइंट पर डेवलप हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र का जो वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट है वो सभी कैंसिल हो जाएंगे। यानी P पॉइंट पर करंट लूप की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो कुल चुंबकीय क्षेत्र आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ dB साइन फाई कंपोनेंट की वजह से होगा। सभी करंट एलिमेंट के जो करंट लूप में हमने छोटे छोटे करंट एलिमेंट लिया, उनमें से जब कंबाइंड इफेक्ट हम लेंगे, टोटल इफेक्ट लेंगे, कुल प्रभाव लेंगे, तो वाई डायरेक्शन वाले, वाई दिशा वाले जो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट है वो सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाले कंपोनेंट ही ऐड हो करके, मिल करके आपको कुल प्रभाव देंगे, टोटल इफेक्ट देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें P पॉइंट पर गिवन करंट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमें dB साइन फाई को सिर्फ इंटीग्रेट करना होगा, कॉस फाई अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस dB साइन फाई को हमें इंटीग्रेट करना है और उसी के साथ हमें टोटल इफेक्ट मिल जाएगा। यानी dB तो हमने देख लिया, अब हमें क्या करना था, हमें लिखना था यहाँ पे dB साइन फाई, है ना। और इस dB साइन फाई को जब हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट लूप एट द पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस, दिए गए करंट जो धारा लूप है उसके अक्ष पर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमें दे देगा। और ये इंटीग्रेशन कहाँ किस पर लगाना है, इंटीग्रेशन हमें करंट लूप के सरकमफेरेंस यानी जो करंट लूप है उसकी परिधि पर लगाना है। टोटल परिधि, टोटल सरकमफेरेंस हमें लेना है। तो फ्रेंड्स B निकालने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें इंटीग्रेशन पे चलना है। आइए हम इस dB की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें B मिलेगा। तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू, अब dB की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी वो सब्स्टिट्यूट करें तो वो आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, I dl डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू साइन ऑफ फाई, है ना, इंटू साइन फाई, ये आ गया। अब इस इंटीग्रेशन में देखिए हमें इंटीग्रेशन किसके ऊपर लगाना है, समाकलन करना है ओवर द सरकमफेरेंस ऑफ द लूप, दिए गए लूप की परिधि के ऊपर, है ना। तो जब परिधि के ऊपर लगाना है तो परिधि का जो छोटा एलिमेंट dl हमने सेलेक्ट किया था, है ना, तो यहाँ पर हमें क्या इंटीग्रेशन कहाँ पे है, dl पर है। बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट हैं तो कांस्टेंट चीज़ों को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई ये आ जाएगा, करंट I आ जाएगी डिवाइडेड बाई r स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे साइन फाई आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसके ऊपर आ गया, dl। ठीक है, अब जब dl को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं छोटा जो करंट एलिमेंट है हमारा, ठीक है, जो सरकमफेरेंस हम लोगों ने लिया, ये पूरा परिधि लिया वृत्त का, ये dl था, इस पूरे dl को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी परिधि, पूरा सरकमफेरेंस आ जाएगा। और इसका रेडियस तो हम लोगों ने स्मॉल a लिया था तो इसका सरकमफेरेंस कितना आएगा, 2 पाई a, है ना, 2 पाई r फॉर्मूला होता, सरकमफेरेंस आ जाएगा 2 पाई a। इसका मतलब क्या, dl का इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, 2 पाई a। और इसी वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यानी ये जो इंटीग्रेशन का आया है वैल्यू वो कितना आएगा, 2 पाई a। तो जैसे ही हम इस इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह 2 पाई a रखेंगे हमें b की वैल्यू यहाँ पर मिल जानी है। तो हमें b कितना मिल रहा है, b मिल रहा है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई I अपॉन
आर स्क्वायर साइन ऑफ फाई इंटू 2 पाई ए, ये आ गया। अब हम यहाँ पे साइन फाई निकाल ले जरा और उसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। तो उसके लिए हम लोग इसी डायग्राम पर आ जाते हैं। यहाँ से देखिए ये एंगल है फाई, तो इससे अगर हमें साइन फाई निकालना है तो साइन फाई का मतलब दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है ए, कर्ण है आर, ठीक है, ए अपॉन आर हो जाएगी साइन फाई की वैल्यू। तो हमें यहाँ साइन फाई की जगह रखना है, यानी साइन फाई इज इक्वल टू ए अपॉन आर, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रेंड जैसे ही हम साइन फाई की जगह ए अपॉन आर रखेंगे हमें क्या यहाँ पे टर्म मिलता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमें मिल जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हमारा स्टार्टिंग टर्म है। देन हमारे पास था i अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, फिर साइन फाई था और साइन फाई कितना आया, साइन फाई की वैल्यू आई a अपॉन आर, तो साइन फाई की जगह लिख दिया हमने a अपॉन आर। देन dl का इंटीग्रेशन आया था इंटू 2 पाई a, ठीक है। अब इससे देखिए इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो हमें b कितना मिल जा रहा है, म्यू नॉट बाई, देखिए 2 2 जा 4 है ना, तो म्यू नॉट हो गया ऊपर। अब नीचे वाला जितना कैंसिल होना था हमने कर लिया, ऊपर बचा म्यू नॉट, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, ठीक है। अब म्यू नॉट आई, अब देखिए a इंटू ए, यानी कि a स्क्वायर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2r क्यूब, इतना आया। अब इस r क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो r क्यूब को देखने के लिए फिर से डायग्राम पे आइए और यहाँ देखिए कि अगर हम इस ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो आपको मिल जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो r की जगह हम यही टर्म लिखेंगे, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने लेना है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें आर क्यूब लेना है, ठीक है। तो आर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर टू द पावर, यहाँ पे हम कर दें 3/2 इज इक्वल टू, ठीक है। आर स्क्वायर था, उसको ये सिंपल सोल्यूशन है, आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है, या हम थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर देते हैं। चलिए यहाँ क्लियर कर देते हैं। अगर ये स्क्वायर हटाना है तो r इज इक्वल टू आप कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, और अगर हमें r क्यूब लेना है तो बोथ साइड हम क्यूब कर दें, तो r क्यूब बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो r क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये हम जब r क्यूब की जगह लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहाँ एक और चीज़ बता दें कि अभी हम लोगों ने जो लूप की बात की तो सिंगल एक ही टर्न की बात की, हो सकता है एक लूप में एक से ज़्यादा टर्न इस तरह से घुमाए गए हों। मान लीजिए हम n नंबर ऑफ टर्न की बात करें, सिंगल टर्न ना लेके n नंबर ऑफ टर्न हैं, तो भी डेरिवेशन में फॉर्मूला बिल्कुल यही आएगा। बस फर्क कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नंबर ऑफ टर्न यानी कि n मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो n नंबर ऑफ टर्न के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लिखेंगे कहाँ पर, जो लूप है उसके एक्सिस पर एक गिवन पॉइंट P है, उस लूप के सेंटर से x डिस्टेंस पर, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B कितना आएगा, तो आ जाएगा म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2।
तो फ्रेंड्स, ये सबसे आसान तरीका कि किस तरीके से हम गिवन जो करंट लूप है उसके एक्सिस पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे और उसका फॉर्मूला क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने फॉर्मूला अभी डिराइव किया है। आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे के वीडियोस में हमारे साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।